अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है आप लोगों का? आपको मौसम में तब्दीली या खुनकी का एहसास या रात में हल्की सी ठंडक, वो जो सर्दियों की आमद का पैगाम दे रही होती है, वो महसूस होना शुरू हुआ? नॉट एट ऑल, नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं। मतलब अभी तो गर्मी, बल्कि मुझे लगा कि इस वीकेंड पे कराची में थोड़ी सी बेहतर हो गया था मामला, लेकिन आई थॉट इट वाज हॉटर। मुझे तो लग रहा था हुमा, मुझे लग रहा था, मुझे कब लग रहा था, मुझे आपकी तबीयत मुझे अलसुब भी लग रहा था और मुझे हफ्ते की रात भी लग रहा था। मैं कराची में ज़रा कराची की सराउंडिंग्स में आउटस्कर्ट्स में था और शाम वाज रियली, इट वाज a little colder On the than contrary, it usually is. one of my friends, I was talking to her in Islamabad and I asked, obviously expectation होती है, मैंने कहा इस्लामाबाद में मौसम जरा बदलना स्टार्ट हो गया and all, and she said not at all। तो हम कराची में क्या एक्सपेक्ट करें, अभी तो उधर भी नहीं हुआ इतना। फिर भी मुल्क के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बदल रहा है ना भाई, बदल रहा है। हवा शायद थोड़ी सी चल पड़ी है। तुम लोग क्या बदल रहा है मौसम? नो, वो कह रहे हैं हाँ, तरले कर लो, कुछ नहीं होने वाला। नहीं अभी नहीं। ऑल्दो वी डू एक्सपेक्ट कि एंड ऑफ सितंबर अक्टूबर वगैरह में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अभी वो दिन शायद दूसरा नहीं आए। लेकिन अब्दुल्ला, हवा वाज ओके, थोड़ी बहुत ठंडी थी, अब कर दिया ना आगे। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और अभी हम आपको ये बताएंगे कि क्या चल रहा है भाई इंडिया में। हमारी फिल्म क्यों नहीं लगने देंगे, बस थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दें पॉलिटिक्स। एक तो पहले तो कहते रहे कि लगानी चाहिए, और मतलब दुनिया में जहाँ जहाँ लगी है वहाँ इंडियंस भी उसी तरह ही भर भर के गए ये मूवी देखने, तो फाइनली ये इंडिया जा रही थी, तो अब अभी भी हो सकता है ऑब्वियसली। लेकिन वहाँ इंडिया में जो हिंदू इंतहा पसंद हैं लोग, वो पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की इंडिया में रिलीज रोकने के लिए धमकियां देने लगे हैं। वैसे वर बी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एल्स? मतलब पहले भी जब जिक्र हुआ था तो पता था कि इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। तो हिंदू इंतहा पसंद जमात जो है वो महाराष्ट्र, मैं सही कह रही हूँ? हाँ जी, कह रही हूँ। नव नरिमान सेना के सरबराह राज ठाकरे ने रियासत महाराष्ट्र के थिएटर मालिकान को धमकी दी है और कहा है कि भाई किसी सूरत ये फिल्म ना लगे, और अगर लगेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट 2022 में रिलीज़ हुई थी और रिकॉर्ड बिजनेस किया था। अब 2 अक्टूबर को फाइनली तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद इत्तलात क्या थी, ये अनाउंस हो गया था कि फ़िल्म अक्रॉस द इंडिया रिलीज़ होगी। लेकिन उसके बाद ये भी सबने एक्सपेक्ट किया था कि तकलीफ होगी कुछ लोगों को जो इंतहा पसंद हिंदू ग्रुप्स हैं या जमातें हैं, उनको होगी प्रॉब्लम। अब्दुल्ला, ये मूवी भी ऑन वेरी पॉपुलर डिमांड जो है ये इंडिया रिलीज होने लगी थी, बिकॉज इतनी वो हिट हुई, अभी तो खैर 2 साल हो गए, इतनी इस पर बात हुई दैट हमेशा से इट वाज अ प्लान कि इसको इंडिया में भी रिलीज़ किया जाएगा। इट टुक 2 years, लेकिन अब भी पता नहीं होगी कि नहीं होगी। ये जो राज ठाकरे साहब हैं, इन्होंने कहा महाराष्ट्र तो चलें ठीक है, उसमें तो हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ही, बाकी रियासतों में भी भारतीय हुकूमत इजाज़त ना दे इस फिल्म के रिलीज़ होने की। अब लेट्स सी कि मौला जट और नूरी नत के जो गंडासे और लाठे और सोटियाँ और सोटे हैं, वो सोटियाँ और सोटे वो अपनी फिल्म को बचा पाते हैं या फिल्म रिलीज होती है? वेल, हम तो चाहेंगे कि रिलीज हो, बिकॉज इट्स अ ग्रेट मूवी एंड इट शुड बी वॉच्ड बाय एवरीबडी। और जहाँ इतने फैंस हैं अक्रॉस द बॉर्डर एज वेल, इतने हमारे ड्रामे देखते हैं, तो एक हमारी फिल्म भी देख लें तो क्या जा रहा है, और सिनेमाज में देखें। इट्स अ बिग स्क्रीन मूवी, तो होनी तो सिनेमाज में ही चाहिए। ओके, आउट ऑफ द वे, ये तो हमने बात करनी थी, लेकिन बतानी है आपको बात, ये इस पे आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, क्योंकि मेडिकल हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बड़ी मेहनत भी करते हैं, वालिदैन भी उनके साथ बहुत मेहनत करते हैं, हमारे डॉक्टर्स दुनिया में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, माने जाते हैं। सो हो ये रहा है कि कहीं नकल की खबरें आ रही हैं, कहीं पर्चा लीक होने की शिकायत है। मुल्क भर में MD कैट के जो इम्तहानात हुए हैं मुख्तलिफ वजूहात पर, उसमें मसाइल देखे गए हैं और इंतज़ामिया का कहीं भी कंट्रोल नज़र नहीं आया है। और दैट्स ट्रू। और हालांकि इससे पहले बात ये हो रही थी कि जिन जिन सेंटर्स में जहाँ जहाँ MD कैट के एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे थ्रू आउट द कंट्री, वहाँ इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल की जाएंगी और वहाँ बंद रखें। मतलब बड़ी एटलीस्ट होने से पहले बड़ी ऐसी बातें हो रही थी कि स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैं कि कोई चीटिंग और नथिंग कैन गो रॉन्ग, लेकिन अब ये लग रहा है कि डिस्पाइट एवरीथिंग तो पेपर भी लीक हुए हैं और चीटिंग भी हुई है। बट यूर राइट, इसके बारे में हम इतना मजाक बन गई है, और जो चीज़ इतने रैपिडली होना शुरू हो जाए ना, वो मजाक बन जाती है कि मुझे कल को ये होगा कि आज किसी कोई भी शख्स जो बासर वो कह दे आज मेरे बेटे की बारात जानी है, तो इंटरनेट सर्विस जो है वो मुअत्तल होगी। ये तो आज हमारे घर में कोई और तकरीब है तो इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। आज ये पेपर हो, अब ये मतलब क्यों ये पेपर्स में भी, एग्जाम्स में भी क्यों ये हम सोच रहे हैं इंटरनेट सर्विस क्यों मुअत्तल कर रहे हैं बात बात पे? ना सिर्फ ये, चीटिंग क्यों कर रहे हैं?
मतलब सीरियसली ये तो एमडी कैट है, ये तो कोई मैट्रिक के एग्जाम भी नहीं है, इसमें चीटिंग करके घुसोगे तो आगे तो बहुत पढ़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, कहाँ चीटिंग करेंगे। तो ये भी मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि ये मैचेस इसीलिए लिए जा रहे हैं। चीटिंग तो समझ नहीं आती, कुछ भाई पर्चे आउट हो रहे हैं, क्या मतलब है आपका? कुछ वो बेजरर सा जो हम एक आध एमसीक्यू पूछ लिया करते थे अपने आगे पीछे वाले से। अब्दुल्ला, ये हम जरा डिटेल में बात करेंगे, बड़ा एक्शन हुआ है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आई नो, बट वो प्रॉपर बूटियां चल रही हैं, पीछे से बताया जा रहा है वो सारा कुछ हो रहा है। यू नो, ये क्राइम है, दिस इज क्रिमिनल ऑफेंस। सो या इट्स वेरी पेनफुल। अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों, डर नहीं लगता? मतलब हमारी तो जान खुश्क होती थी, मतलब एक वो एमसीक्यू अगर हमें नहीं आ रहा होता था और हमने साथ वाले से पूछना होता था, उसमें भी हमारा रंग उड़ा हुआ होता था। एंड नॉट जस्ट दैट, अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम ये हमारे फ्यूचर के डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं। मतलब चीटिंग एंड डॉक्टर्स, जस्ट at least to my imagination it just does not gel together। तो ये किस तरह हुआ, बट anyway इसके बारे में हम जरा डिटेल में बात करेंगे ना, अभी क्यों कर रहे हैं, अभी और बड़ी बातें हैं। अच्छा जी, जैसे कि आपको याद ही होगा कि वीकेंड पे कुछ होना था और वो कुछ हुआ नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आई। तहरीक इंसाफ भी वैसे तो कहते हैं कि जी मुतमईन है, पंजाब हुकूमत भी खुश है, तहरीक इंसाफ लाहौर का जलसा है, विन-विन है ना फॉर एवरीबॉडी। हाँ, तहरीक इंसाफ भी मुतमईन है, कर लिया, वो मुतमईन है कि हमने कर लिया, और माशाल्लाह आपको पता ही है वो कर लेते हैं मैनेज चीज़ें, और पर्टिकुलरली सोशल मीडिया पे कर लेते हैं, तो उनके बहुत सारे लोग उनके हामी सहाफ़ी 2016 की, 18 की, 2020 की वीडियोस ला के दिखा के कह रहे हैं कि अब लोग इतने वो हो गए हैं स्ट्यूट के, उनको समझ आ जाती है, शायद नहीं भी आता, लेकिन लाहौर का जलसा जो था ना इन नक्शल अब्दुल्ला, तो वो खुश हो गए, वो फुटेजेस लगा के कि हमने जलसा कर लिया, बाज़ लोग समझ रहे हैं कामयाबी हो गया। तारीख का एक मुनफरिद सियासी इवेंट साबित हुआ जहाँ सारे ही खुश थे, तो किसी एग्जैक्टली तो इस तरह जरूर कह सकते हैं कि एवरीबडी वाज हैप्पी अबाउट इट। तहरीक इंसाफ को जलसा करने के लिए जगह भी मनपसंद नहीं मिली थी वैसे तो, और कोई शक नहीं कि शराइत भी सख्ती थी, और हाँ, लेकिन दे वर एक्सपेक्टिंग दैट, उनको इजीली तो किसी ने आने भी नहीं देना था। लेकिन इस पार्टी के अरूज के दिनों में ऐसी चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं था, पहले भी लोग आते थे, इस दफ़ा फ़र्क पड़ा, और यूं तो पार्टी के चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और दीगर अहम कायदीन का खिताब हो गया, लेकिन आजकल पीटीआई जलसों में शो स्टॉपर तकरीर करने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बर वक्त जलसा गाह पहुँच ही नहीं पाए। वैसे थोड़ी सी प्लानिंग पे मुझे है एक सवालिया निशान डेफिनेटली है, जब इतनी शराइत थी, पता भी था इस्लामाबाद में पहले हो चुका है, ये बंद भी कर देंगे, तो आप किस टाइम पे निकले थे? आपको पता नहीं था कि क्या होने वाला है? जरा पहले निकलते एंड ऑनर द पीपल हु यू हैव आस्क्ड टू गैदर ओवर देयर, ऑनर करें उनको बाय बीइंग देयर टू डिलीवर योर स्पीच, लेकिन खैर आप नहीं थे वहाँ। अच्छा जी, अब लेकिन जरा सुने ना, कल तो ऐसा था जैसे मौत का आलम है, कोई किसी जगह पर कोई रैली, कोई लोग इकट्ठे होकर जाते हुए आपको नज़र नहीं आए, और यही हालत पूरे लाहौर में थी। इंतज़ामिया ने जाके बताया कि जी 6 बजे जलसा ख़त्म करें, अच्छे बच्चों की तरह लाइन लगा के सारे उतरें, और उतर के खामोशी के साथ अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के घर चले गए। मुझे तो अफसोस उन बेचारों पे है, वो जो 2,500-3 हज़ार बंदा आया हुआ था, उन गरीबां का क्या कसूर है? तो आज़मा जी, ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है, अगर अच्छे बच्चों की तरह लाइन लगा के अगर निकले हैं और जलसा ख़त्म किया है, ठीक है। इसका सियासी पहलू ये है कि लोग इकट्ठे नहीं हो सके और पावर शो नहीं था, अगर लोग बहुत जमा हो जाते तो शायद वो ना जाते, तो चलिए हुकूमत की रिट तो फिर तस्लीम की गई ना, फिर आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। तहरीक इंसाफ वाले ये सब नहीं मानते, वो कहते हैं कि जलसा सुपर हिट था, हज़ारों लोग थे, हज़ारों क्यों लाखों थे उनके मुताबिक, तो हुकूमत ने रास्ते रोके, ना होते सब रिकॉर्ड टूट जाते, अवाम का सुनामी आ जाता, फलां हो जाता, यू नो द स्टोरी। तो अली अमीन गंडापुर जो है वो उन्होंने बखैरियत वापस पहुंचने के बाद जो वीडियो पैगाम जारी किया वही बता रहा है कि उनके सामने हुकूमती दावों की क्या हैसियत है। अब देखिए तस्वीरें जो भी कहें सोशल मीडिया वगैरह, पीपल हु वेंट देयर हु ऑब्जर्व्ड इट, वो तो बता ही रहे हैं ना कि बड़ा लैक लस्टर था और लूक वार्म एक रिस्पॉन्स आया इस जलसे को। इन एनी केस ये सुने गंडापुर साहब का क्या कहना था। अब अगले जलसे भी हमने करने हैं इंशाअल्लाह। आने वाली इतवार पे मियाँवाली में जलसा होगा, मियाँवाली वालों तैयार हो जाओ, इंशाअल्लाह मैं आऊँगा, वहाँ पर मैं जलसा करूँगा आप लोगों के दरमियान में, और भरपूर तरीके से हम इनको बताएंगे
कि जलसा क्या होता है इंशाल्लाह। कि ये जो बार बार एक बात आ रही है कि जी माफ़ी, किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ मैं, तो ये माफ़ी शाफी वाली बातें मत करो। माफ़ियों में बात गई तो मेरे ख्याल में अपनी आइंदा पूरी जो ज़िंदगी बची है उस पर आप माफ़िया मांगते रहोगे। और बाकी न मैं पंजाब हुकूमत का ग़ुलाम हूँ और न मैं किसी और का ग़ुलाम हूँ कि मैं माफ़िया मांगता फिरूँ, क्योंकि मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि मुझे माफ़ी मांगनी पड़े, चाहे फेडरल गवर्नमेंट है चाहे पंजाब की हुकूमत है। माफ़ी माफ़ी निश्ता, भूल जाओ माफ़िया शाफियाँ। अभी तहरीक इंसाफ मज़ीद जलसे करने का इरादा रखती है, लेकिन सियासी हलकों में एक बार फिर वही बहस चल निकली है कि इससे होगा क्या। हुआ तो 8 सितंबर को जो जलसे में दी गई डेडलाइन थी उससे भी कुछ नहीं। वो भी सुन लीजिए। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। तैयार हो? तैयार हो? हक के लिए तैयार हो? मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करूंगा। पहली गोली मैं खाऊंगा, आगे मैं हूंगा, पीछे नहीं हटना। 2 हफ्ते वैसे गुजर गए हैं बाय द वे, और खान साहब जो हैं वो अभी यार वैसे एक बात बताओ, कस्में नहीं खानी चाहिए, वो भी इतनी नहीं। ये हम बड़ी उस दिन बात कर रहे थे, ये कस्में और ये इस किस्म की ब्रवाडो जो होती है ना, ये चूंकि इतना बड़ा मजमा लगा होता है तो उसके सामने बस कह दो। अब ये सारी चीज़ें सामने होती हैं, टीवी पे 100 बार रिपीट होंगी कि आपने क्या कहा था। सो इट्स नॉट कि जो 6-7 लोग आपके सामने थे उन्होंने सुन लिया और बात आई गई हो गई। अब आपकी पकड़ होगी कि क्यों कस्में खा रहे हैं। 2 हफ्ते की क्या डेडलाइन थी, कुछ नहीं निकला बीच में से, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। तो अच्छा, ऑल्दो जाहिर है इन लोगों को खेलने का मौका मिल रहा है और ये बात भी दुरुस्त है कि हुकूमत दबाव में है, अदलिया से टकराव वाली फील दे रही है, लेकिन इस सब में इमरान खान कैसे बाहर आएंगे ये नज़र नहीं आ रहा। कल वज़ीर आज़म ने भी एक बयान जारी किया, कहा कि सियासी अफरा तफरी में कौम और मुल्क का बहुत वक्त ज़ाया हो चुका, मज़ीद वक्त ज़ाया करना मुल्क व कौम के मफाद में नहीं है। ये तो बात दुरुस्त है भाई। गाली गोली, इंतशार और फसाद से ना मईशत बेहतर होगी ना माशरत बेहतर होगी। मुआशी चैलेंज और दहशत गर्दी से निपटने के लिए कौम, सियासी जमातों, इदारों और सूबों को मिलकर काम करना होगा। शायद ये मुफाहमत का एक पैगाम है, लेकिन इस वक्त सियासी मुखालिफिन ये बात माने कि मुश्किल है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि जो हम जितनी भी यहाँ एडवाइजरी दे दें और कॉमन सेंस का भी यही तकाजा है, ऑल दैट, बस जिसने नहीं माननी बातें बहुत सी नहीं माननी, उन्होंने अपना करना है। जैसे कि जलसा था, अब आगे भी होंगे और आगे भी होंगे। ऑलरेडी मियाँ वाली वाला भी अनाउंस हो गया, लेकिन व्हाट इज़ इट कमिंग टू, और इन जलसों का मकसद क्या है और किस तरह मतलब मयार क्या है एक सक्सेसफुल जलसे का। हमें ज्वाइन किया रहनुमा तहरीक इंसाफ, तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, बैरिस्टर सैफ हमारे साथ हैं। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो हम समझना चाहते हैं इस बात को, तहरीक इंसाफ लाहौर जलसे को तारीख का कामयाब तरीन जलसा बता रही है। अब मतलब कामयाब तरीन तो आप ही लोगों ने इससे बहुत बेहतर जलसे भी वैसे किए हुए हैं, तो हुकूमत का विजन एक तरफ रख भी दें, ऐसा जलसा जहां मरकजी मुकर्ररीन को बात करने का मौका ही नहीं मिला, वो कामयाब कैसे हो सकता है? देखें, यही तो पंजाब हुकूमत की स्ट्रेटेजी थी। मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर इन्होंने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, पहले तो हमें इजाज़त नहीं दे रहे थे, फिर जब लाहौर हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट का ऑर्डर आया और प्रेशर आया, तो फिर डिप्टी कमिश्नर साहब ने कमाल फराखदिली का मुजाहरा करते हुए हमें 43 शराइत के साथ जो है एनओसी जारी की। उन 43 शराइत में से कई शराइत इंतहाई मज़ाक़ खेज़ भी थी। उनमें यह भी था कि 3 से 6 बजे तक आपने जल्द ख़त्म करना है। तो यकीनन जलसे तो शुरू तो हो जाते हैं, ख़त्म करना आसान इसलिए नहीं होता और प्रैक्टिकल भी नहीं होता कि आप जब हज़ारों लोगों को एक मखसूस जगह पे जमा करते हैं तो उनको वहाँ से फिर निकालना जो है वो बजाते खुद कई घंटे का प्रोसेस होता है। लेकिन बहरहाल 6 बजे इन्होंने आके स्टेज पे कब्जा कर लिया पुलिस के जरिए, और माइक भी ऑफ कर दी और लाइटें भी ऑफ कर दी। बहरहाल उसके बावजूद हम इसको कामयाब जलसा इसलिए कहेंगे कि हमारे हज़ारों की तादाद में हमारे वर्कर आए, हमारे सपोर्टर्स आए, उस जलसे में शिरकत की। और जहाँ तक मरकजी कायदीन का ताल्लुक है तो हमारे मरकजी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, हमारे सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब, और उनके अलावा पंजाब के कई मुकर्ररीन, शेख वकास अकरम साहब हैं, और कई लोग वहाँ आए और उन्होंने तकारीर की। तो हम तो समझते हैं कि जो पार्टी का मौक़िफ़ था और जिस मकसद के लिए जलसा किया गया था कि इमरान खान का पैगाम लोगों तक पहुँचे,
PTI का पैगाम पहुंचे और ये बताया जाए कि PTI आज भी पूरे मुल्क में एक सियासी कुव्वत है और इस कुव्वत को आप उसके हक से आईनी और जमहूरी हुकूक से महरूम नहीं कर सकती। और PTI आपको पाकिस्तान पर इस तरह की अंधी हुक्मरानी नहीं करने देगी जिस तरह आप कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा आप बैरिस्टर साहब के जो शिकायत आपकी जायज़ भी है कि रास्तों की बंदिश थी, लेकिन एक और चीज़ ये भी देखी गई है और अभी हम भी डिस्कस कर रहे थे कि गंडापुर साहब अपने काफिले के हमरा निकले ही बहुत लेट थे। अब संजानी जलसे की दफ़ा भी यही हुआ था, फिर बर वक्त ना पहुँचने की जिम्मेदारी पे कुछ हुआ भी, पार्टी तंजीम पर भी आई, इस दफ़ा भी यही हुआ। वुड यू एग्री कि आप लोगों का भी कसूर है? देखें, एक बात जरूर जहन में रखें कि गंडापुर साहब में अकेला तो नहीं आना था। अगर उन्होंने अकेले ही जलसे में आना था तो वो सुबह 6 बजे के निकल के यहाँ पर 12 बजे पहुंच चुके होते, रेस्ट करके फिर जलसे में आ जाते। उन्होंने आना था हजारों लोगों के साथ, KP से हजारों कारकुन आ रहे थे, बेतहाशा लंबा जुलूस था गाड़ियों का। खैबर पुख्तूनख्वा के शुमाल में स्वात और दीर के अजला से लेकर जनूब में डेरा इस्माइल खान और बनू से लोग हजारों की तादाद में सवाबी जमा होना था। यही हमारा मेन पॉइंट था, मरकजी नुक्ता था जहां से हमने जुलूस लेके निकलना था। तो पहले तो उन लोगों को टाइम देना था कि वो अपने अपने इलाकों से पहुंच जाते। उसके बाद हम रवाना हुए 12 बजे के करीब, वो रवाना हुए बिल्कुल टाइम पे। लेकिन मसला ये था कि रास्ता भी लंबा था, इसमें कोई शक नहीं है, और उसके अलावा गाड़ियों जो की तादाद जो थी उसके साथ मूव करते हुए आपको स्पीड भी स्लो रखनी पड़ती है। लेकिन 2 जगहों पे ये ब्रेक भी इन्होंने करने की कोशिश की, जुलूस के मोमेंटम को तोड़ने की कोशिश की। मोटरवे पे जो मैंने आपसे बात की, कोट मोमिन और काला शाह काकू में इन्होंने ब्लॉकेट किया हुआ था। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम पहुंच गए। इन तमाम रुकावटों के बावजूद अगर ये रुकावटें ना होती तो अली अमीन गंडापुर साहब 5:15 साढ़े 5 बजे तक जलसागाह में पहुंच चुके होते। उन्होंने 10 मिनट तकरीर करनी थी और तकरीर हो जाती, बात खत्म हो जाती। चलो ठीक है, अगर ये रुकावटें ना होती, लेकिन ऑफ कोर्स आप एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि रुकावटें होंगी, कैसे हो सकता है ना होती, तो थोड़ी सी प्लानिंग में तो खैर इश्यूज आ गए। अब जलसा हो गया, आपके मुताबिक कामयाब भी हो गया जो आप बार बार बता रहे हैं, तो लेकिन इससे तहरीक इंसाफ को हासिल क्या हुआ, आप ये समझना चाह रहे हैं कि क्या आप समझते हैं कि खान साहब की रिहाई के एक और कदम नज़दीक आ गए हैं? क्या निकला इस जलसे से? फिर एक नुक्ते नज़र और एक बयानी के इजहार का जरिया होता है। आपके पास और क्या रास्ता है अपने मकसद को या अपने नुक्ते को या अपने जमहूरी अहदाफ को आवाम तक पहुंचाने का, सिवाय जलसों के? तो जलसा हुआ, जलसे का मकसद भी यही था और बेहतरीन अंदाज में मीडिया ने उसको कवरेज भी दी, बावजूद तमाम कोशिशों के ना दी जाए। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। हमने अपना मकसद भी पूरा कर लिया और हमने ये भी बता दिया कि लाहौर में हमारी टीम, हमारे सपोर्टर्स आज भी मौजूद हैं, जिंदा हैं। सिर्फ आप फॉर्म 47 का शोशा हटा दें, जो फॉर्म 47 का हथकंडा है आपके पास कि आप उसमें असल रिजल्ट को बदल के जेली रिजल्ट बना देते हैं, आप उसको हटा दें और मैदान में आके हमारा मुकाबला जमहूरी अंदाज में वोटों की ताकत से करें, तो आपके बक्से खाली होंगे, जैसे कि 8 फरवरी को खाली थे, जैसे कि 8 फरवरी को आपने 47 फॉर्म के जरिए अपने इलेक्शन बदले बददियानती से। तो आज भी हमारी पार्टी जिंदा है और यही हमने कल सबूत इनको दिया और यही वजह है कि ये घबराए हुए थे और यही वजह है कि हम खुश हैं कि हमारा कामयाब जलसा रहा और हमारे साथ आवाम की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। नहीं, आपका पूरा हक है और जाहिर है आप अपना नज़रिया पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में आपका शिकवा ऑल्दो ये रहा है बैरिस्टर साहब, और जायज़ है कि मरकज़ और सूबे की हुकूमत सियासी मुखालफत की बुनियाद पर आपसे जलसों का जमहूरी हक छीनने की कोशिश कर रही है, जो नहीं छीनना चाहिए। और सर्टनली जमहूरी रवायात भी ये नहीं इजाज़त देती कि आप इस तरह रुकावटें डालें या फिर आखिरी वक्त तक इजाज़त ना दें। आप एक एग्जाम्पल, एक प्रोपोजिशन, एक एग्जाम्पल सेट करें। आप मुस्लिम लीग नून को कहें जी आप आएँ पख्तूनख्वा, ज़ाहिर है आपका बेस है, आपका गढ़ है, आप उन्हें वहाँ जलसे की इजाज़त दें, बल्कि मुकम्मल ताउन करें और कोई बंदिश ना रखें। एक मॉडल उनके सामने पेश करें कि जी हम हैं जमहूरी हुकूमत और फिर जब हम आपको ये सारी सहूलत दे रहे हैं तो आप भी हमें दें। व्हाट डू यू थिंक? मैं आज आपके इस प्रोग्राम की वसातत से इनको ना सिर्फ दावत देता हूँ बल्कि इनको ये भी कहता हूँ कि हम आपको जितना हमसे हो सका हम आपको सपोर्ट भी करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। आप आएँ, जलसा रखें और ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ को बुलवाएं जलसे के लिए कि वो आकर उस जलसे से खिताब करें। इनकी ना इतनी हिम्मत है, ना इतनी तड़ है और ना ताकत है कि ये आकर, बाकी तो छोड़ें, वो खैबर पुख्तूनख्वा तो दूर की बात, वहाँ पे तो इनका कोई भी नहीं है।
यहाँ लाहौर में आकर जलसा करके दिखाएं, उतना उसके आधे भी करके दिखा दें जो कल हमने लाहौर में किया है। हमें तो काना में 30-35 किलोमीटर लाहौर से बाहर जो है मैदान दिया, ये लाहौर में चौक यादगार में जलसा करके दे, वो चौक मीनार पाकिस्तान के चौक में जलसा करके दिखा दें, ये किसी और मैदान में दिखा दें। ये इनकी इतनी ताकत ही नहीं है कि ये अवाम को जमा कर सके। अवाम तो इनको जूते मारेगी। ये तो फॉर्म 47 की वजह से वजीर आजम बने हुए हैं और वजीर आला बनी हुई है। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये यहाँ ये लाहौर में जलसा करके दिखाएं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इनको जलसे में जो इन्होंने खाना वो बिरयानी देनी होती है, वो भी हम कहीं चंदा करके इनको वो पैसे भी दे देंगे, बिरयानी पे भी लोगों को ले आए, लेकिन उसके बावजूद इनकी ये जलसा नहीं कर सकते। और पेशावर तो दूर की बात है, पेशावर में तो मैं आज इनको दावा देता हूँ, आ जाएं जिस दिन कहते हैं हम इनको ग्राउंड भी देंगे और इनको पानी और चाय की सहूलत भी देंगे। चलिए, चैलेंज तो आपके तवज्जुह से पहुंच गया, अब लेट्स सी उस पर क्या रिएक्शन आता है। लेकिन बिरयानी तो वैसे लाहौर वाले जलसे में पीटीआई के कारकुन भी खा रहे थे और खाने पे किसी को क्या टोकना, और वही डब्बे उनमें भी तकसीम किए। लेकिन मुझे तो ये चैलेंज अच्छा लगा है, बिकॉज वाकई लेट्स सी कि किसकी ताकत है। बिकॉज ये कहने के लिए तो हर कोई कह सकता है जी हमारे ज़्यादा लोग आए थे, हमारा ज़्यादा जलसा है, बड़ा है, सो डू इट। हुकूमत को भी पता चल जाए कि कितना है। मुझे लगता है कि अभी क्या वक्त है जलसे करने का या एक दूसरे की ताकत को ललकारने का, कि ज़रा तुम्हारे में हिम्मत है तो ये करके दिखाओ। मतलब हमारे चैलेंजेस देखें, हमारे हालात देखें, हमारे मसाइल देखें। अभी तो माशाल्लाह इलेक्शन हुए थे हमारे, ये सब कुछ हो गया ना। अच्छा, anyway, थोड़ा सा इंतजार करें और फिर कर लें। हमसे बात करने का चीमा साहब हमारे साथ हैं, उमर चीमा से भी बात करेंगे। और बात हम ये आपसे उमर करना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने इस पे वादा लाहौर में जलसा कर लिया, हुकूमत पंजाब ने जिस तरह तवक्को की जा रही थी इसे नाकाम करार दे दिया, तो जलसा करने वाले भी मुतमईन हैं और जो इसका सही है, मतलब हर चीज़ ही ज़बरदस्त होगी। तो ऐसी सियासी एक्टिविटी तो डेफिनेटली चलती रहनी चाहिए जिससे सब खुश हों। तो हमें तो ये बात ही अच्छी लगी है, क्या कहेंगे आप? नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ऐसी एक्टिविटीज़ चलती रहनी चाहिए जिससे सब खुश हों, लेकिन हमारी जो सियासत जिस तरफ चल पड़ी है उसमें एक की खुशी दूसरे की गमी बन जाती है। और जितनी तकसीम अब चल रही है और जितना एक अदम एतमाद की फ़ज़ा है, उसमें ना हुकूमत पीटीआई पर एतबार कर सकती है और ना पीटीआई जो है वो गवर्नमेंट पर एतबार कर सकती है। हुकूमत को ये लगता है कि ये अगर आएंगे तो कोई किसी और प्लान के तहत आएंगे, अपने लोगों को इकट्ठा करके तो किसी और तरफ भी रुख मोड़ सकते हैं। और साथ वो एक पूरा पीटीआई अपने आप को हुकूमत के साथ हालत जंग में समझती है। तो जब आप सियासत करते हैं तो कोई आपके एक रूल्स ऑफ इंगेजमेंट होते हैं ना, कि आपको एक दूसरे के साथ कोई राब्ते आपके ज़रूर रहने चाहिए। आप उसमें कुछ लिमिट्स डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हम जो भी खेल खेलेंगे वो इससे बाहर, क्रीज से बाहर नहीं जाएंगे। हमारे यहाँ जो है वो सारी जो बाउंड्रीज़ हैं वो ब्लर हो चुकी हैं। जब लोग क्रॉस करते हैं तो उनका पता नहीं चलता। मुस्लिम लीग नून और हुकूमत एक बयानिया बना रही है कि महंगाई कम हुई है, इसलिए पब्लिक हुकूमत मुखालिफ बयानिए में दिलचस्पी नहीं ले रही है। वज़ीर आज़म का बयान भी आ गया। आपको लगता है कि हुकूमत के इस मौक़िफ़ या इस बात में वज़न है? जहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई में कमी तो आई है, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है। देखें कि करेंसी भी बड़ी हद तक स्टेबल हो गई है और महंगाई में भी कमी आई है। तो ओवरऑल तो एक तरह से स्टेबिलिटी आ रही है। स्टॉक मार्केट जो है वो उसमें हमें एक जो है बूम नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल चीज़ें तो बेहतर हो रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई गवर्नमेंट इस बात को सही तरह से सेल नहीं कर पा रही कि लोगों को ये रियलाइज़ करा सकें कि हमने पिछले 6 माह में या पिछले 2 साल में, इवन यानी 2 साल में तो चलें वो एक निगरान दौर भी आ जाता है, तो ओवरऑल कि हम जब से आए हैं तो चीज़ों में कितनी बेहतरी आई है या महंगाई हमने कम की है। आगे जो है कोई इंटरनेशनली भी सूरत हाल जो है वो कोई इनके लिए मौजू है, जैसे कोई ऑयल प्राइसेस जो है उनमें कमी आ रही है जिसका एक महंगाई के साथ बड़ा ताल्लुक़ होता है। आप ये देख लें जो इंटरेस्ट रेट है उसके हवाले से जो स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ में चेंजेस आ रही हैं वो भी एक मस्बत इशारा है। लेकिन क्या ये बातें इतनी लोगों को रियलाइज़ कर पाते हैं, ये मुझे मुश्किल लगता है। इस काम में अगर यही वाली ये कोई जो महंगाई वाली बातें हैं अगर पीटीआई ने लोगों को रियलाइज़ करानी होती तो वो इनकी निस्बत ज़्यादा बेहतर अंदाज में करा सकते। ये तो बस इसी तरह बैठे हैं, वो कहते हैं जी कि बस लोग देख रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लोग खुद अक्लमंद हैं, लोगों को समझ आ जाएगी, और यानी कि ये बिल्कुल लोगों पर छोड़ देते हैं। ये कोशिश नहीं करते कि आप कोई उनको किसी तरीके से बता पाए।
अच्छा उमर, अब जलसा तो हो गया ऑब्वियसली, जो भी जैसा भी था, लेकिन जलसा हो गया है और वो 14-15 दिन भी निकल गए हैं, जो कि गंडापुर साहब की इमरान खान की बजाते खुद जेल से निकालने वाली डेडलाइन थी, हमने अभी सुनाई भी है। तो अब तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं? अगर खान साहब की रिहाई चाहते हैं तो उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा? मतलब अब ये धमकियाँ भी दे दी, डेडलाइंस भी दे दी, हम खुद जाएंगे, ये सब कुछ हो गया, व्हाट नेक्स्ट? ये अगर अवाम को मोटिवेट करने के लिए ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये गेम उधर ख़त्म नहीं होती और या इन्होंने कोई जेल ब्रेक तो नहीं करनी है, या अगर जेल ब्रेक करनी है तो उसके बाद इन्होंने किधर जाना है। इनके कोई अगर इमरान खान को निकाल लेते हैं तो क्या पूरा पाकिस्तान निकल आएगा या हुकूमत जो है वो बिल्कुल बेबस हो जाएगी? ये मुझे नहीं लगता। तो लिहाजा इस स्ट्रेटजी को, जिस अंदाज में ये कोई जलसे करके इमरान खान को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये इमरान खान को अंदर रखने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ना कि निकालने के लिए कर रहे हैं। बेसिकली ये ऑल टॉक एंड नो वॉक वाली बात हो गई कि हम जलसों में इस किस्म की बात कह दें, बड़ी जारहाना, क्या 2 हफ्ते क्या 2 दिन में निकालेंगे और ये करेंगे, लेकिन इस तरह हो तो नहीं सकता। तो इट शुड हैव बीन वेल थॉट थ्रू बेसिकली। उमर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मेरा ख्याल है बस उस वक्त या तो जोश खिताबत होता है या फिर वो अवाम को जोश दिलाने के लिए होता है, बट एवरीबडी इन देयर हार्ट नहीं तो जोश क्या चीज़ होती है जब उसका कोई कल्मिनेशन ही नहीं होती इन दी एंड। इन एनी केस ब्रेक के बाद हमें ब्रेक लेना। हेलो। अच्छा जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखानी है। जिस तरह पाकिस्तान में समुंदरों से लेकर पहाड़ों तक कुदरत का हर रंग पाया जाता है, इसी तरह हमारे जो कल्चरल डाइवर्सिटी है ना वो भी सुप्रीम है और मजहबी डाइवर्सिटी भी है। बस हमें थोड़ा सा तहम्मुल और बर्दाश्त और आ जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी हम आपको दिखाएंगे सहराए थर के शहर इस्लाम कोट में एक हिंदू फेस्टिवल हुआ है। 3 रोज़ का ये फेस्टिवल है और बड़े कलरफुल होता है ये। और इस बारे में कौन हमें बता रहा है? अब्दुल गनी हमें बताएंगे और लेट्स वॉच। जी बिल्कुल, थरपारकर के शहर इस्लाम कोट में इस वक्त संत नैनोराम के 3 रोज़ा मेले की जो तकरीबात हैं वो इख्तिताम को पहुंच रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ संत नैनोराम के आश्रम में। मुंतज़मीन के मुताबिक इस आश्रम में संत नैनोराम की ज़िंदगी में उनकी तरफ से किए गए फिलाई कामों के तसलसल को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें उनसे मंसूब लंगर, मवेशियों को चारा और परिंदों को दाना देने का जो इंतज़ाम है उसको दिन रात जारी रखा गया है। मेले के इंतजामात के हवाले से हम इंतजामिया से बात करते हैं। ताजिर बिरादरी और हिंदू पंचायत के मुअज़्ज़िज़ हमारे साथ मौजूद हैं। 100% बहुत शानदार मेला रहा। इंतजामिया के लिहाज से बहुत सपोर्ट थी। सिंध भर के शहरों कराची, हैदराबाद, मिरपुखास, सक्कर और दीगर छोटे बड़े शहरों से बड़ी तादाद में यात्री फैमिलीज इस मेले के अंदर पहुंची हुई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यात्री, आइए उनसे बात करते हैं। लेडीज के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, हमने बहुत ज़्यादा सेवा की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और मैं साल में 4 दफा आता हूँ, दिवाली, लक्ष्मी पूजा, धूप लेके, राखड़ी और होली पे हम इधर आते हैं। 2 रात में आकर आप ठहरते हैं। मेले के 3 रोज यहाँ पर सत्संग, भजन, राई पेश की गई, जिसके अंदर मुख्तलिफ मकामी फनकार हैं उन्होंने हिस्सा लिया, जिससे जो शुरका थे वो बड़े महजूज हुए और इस मेले को खूब एंजॉय किया। न सिर्फ यह बल्कि इंतजामिया की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका मकीनों ने जो है वो बड़े मुस्तफीद हुए। उसी के साथ ही इस मेले के मौके पर बच्चों के लिए झूलों का भी इंतजाम किया गया था, जिससे जो है बच्चों ने खूब एंजॉय किया। ताहम आज मेले के आखिरी रोज सुबह के वक्त यात्रियों को नाश्ता करवाया जा रहा है, जिसके अंदर हलवा, छोले और पकवान पेश किए जा रहे हैं, जिससे यात्री खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इससे आज मेले की तमाम तकरीबात अपने इख्तिताम को पहुंची हैं। जी, पापड़ या पूरी। What was in the menu? एक तो हमारे सामने जिंदगी की कोई भी चीज़ ला के रख दोगे, अगर उसमें खाना होगा तो हमारी नजरें उसी पे होंगी कि क्या था। आई थिंक अब्दुल्ला पापड़ थे। हाँ, पापड़ क्योंकि और कोई मुझे कोई कचौरी टाइप के साथ हाँ, तो चीजें और भी हलवा होती पूरी हैं तो ना। हो नहीं सकती, वो बड़ा कड़क था, सो पापड़ ही था। हाँ, पूरी तो वरना फिर ढीली ढूली हो जाती है। और बिसाइड्स तरकारी भी कोई ऐसी चीज़ और नजर नहीं आ रही थी। It had to be पापड़। याद है पहले यहाँ सीवीयू में या लाहौर वगैरह में अगर आप पले पड़े हो तो पार्कों में रेस कोर्स पार्क, वो बड़े बड़े रेस कोर्स पार्क, लॉरेंस गार्डन में बड़े वाले ये बड़ा छाबड़ी टाइप वो होता था जो कंधे पे उठा के एवरीवेयर। ये इतने बड़े नहीं होते, मतलब हमारे इतने बड़े भी होते हैं, वो हाफ भी देते थे। They used to give even half too. Although when you try to half it, तो टूट ही जाएगा ना।
होते हैं, हर जगह आपने पापड़ खाए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग और ज़रा वो MD कैट वाली बात पे हम वापस आएँ, क्योंकि अब हम ज़रा जाग गए हैं और देखें कि क्यों हो रहा है ये और क्या हो रहा है। कहीं नकल चलने की खबरें हैं और कहीं पर्चा जो है वो हमने आपको बताया है कि लीक हो गया है, उसकी शिकायत आ रही थी। मुल्क भर में MD कैट इम्तहानात में मुख्तलिफ वजूहात पर मसाइल देखे गए। इंतज़ामिया का मुकम्मल कंट्रोल क्या कंट्रोल ही नज़र नहीं आ रहा था। मुल्क भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए सिंगुलर एक मेरिट पे सिंगुलर बॉडी एंड मेरिट निज़ाम के तहत MD कैट इम्तिहानी सिस्टम 5 साल पहले एक्चुअली मुतारिफ कराया गया था और इब्तदा ही से तनाज़ात का शिकार रहा है। That's true. और होना तो ये चाहिए था कि वक्त के साथ साथ सिस्टम में बेहतरी आती। कल मुल्क भर के 30 शहरों में जिस तरह इम्तहानात कंडक्ट हुए हैं, कोई ख़ास बेहतरी का दावा नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के मुताबिक इस बार 1 लाख यानी 1,67,000 से ज़्यादा उम्मीदवार जो थे वो शरीक थे। इतने बड़े ऑपरेशन के लिए कई माह से तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन इम्तहान जिस दिन हुए कुछ इश्यूज सामने आ गए। एक्चुअली लग नहीं रहा था कि इतने अरसे से इसकी कोई तैयारी हो रही है। सुने, मैं सिर्फ 5 मिनट लेट हुई हूँ और मुझे अंदर नहीं जाने दे। कब से वेटिंग करवा रहे हैं ये लोग 20 मिनट्स की। वो बॉयज़ का गेट था, वो 15 उन्होंने बंद कर दिया है। फिर हमें बोला इधर आए, इधर हम आते आते हमें 15 मिनट लगे, ये गेट भी उन्होंने बंद कर दिया है। अब यहाँ पर अंदर आए सिर्फ 1 मिनट बच्ची लेट हुई है और इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तक के बच्चों के ले लेके यहाँ फेंके में नीचे से उठा के हम लोगों ने सेव करें। वैसे ठीक है, ये सही नहीं है, लेकिन ऑल्सो जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन एंड मोमेंट पे आने की कोई बात होती है? घंटा पहले आके बैठ जाए, मतलब एग्जाम है ना, तो बिल्कुल लिविंग ऑन दी एज क्या करने की ज़रूरत है? तो दोनों तरफ से आई हैव टू से दिस। अच्छा, ये सब तो वैसे ये ओरिजिनल पेपर आप पर्चे क्यों मंगा रहे हैं बच्चों से? मतलब ये हाउ कैन यू हैंडल सो मेनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि बच्चों का मुस्तकबिल हैं? मतलब हाउ कैन यू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के व्हाई आर यू डूइंग दिस? और फिर बच्चों को भी पता होना चाहिए ना कि एक्स्ट्रा सामान क्यों लेके आ रहे हो, कहाँ रखोगे? अब्दुल्ला, वैसे ये बड़ी कॉमन सेंसिकल बातें हैं, ये हम यहाँ बैठ के बताएंगे। और ये बच्चे इतने बच्चे भी नहीं है, मतलब ये डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हो। और 600 दफ़ा इन्होंने पता है होता क्या है। अब ये हाल होता है ट्रैफिक का, ये जो इससे पहले हमने विजुअल देखा है ना, ये जब ये सारा बंदा एक जगह पे पहुंचना है तो वो तो फिर फजर के टाइम में निकले तो आप पहुंच सकते हैं। तो फजर के टाइम पे निकले ना, मतलब आप किस दुनिया में रहते हैं? आपको पता नहीं है कि ये सब कुछ होना है? क्या हम जी बिल्कुल 5 मिनट पहले पहुंचेंगे और हम सब अंदर पहुंच जाएंगे? ये नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब ये हसास टेस्ट है सर्टनली। उसके बाद हुआ ये कि एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर लीक हो जाने का इल्ज़ाम भी बड़ा सीरियस है जो कि लगा इस पे। वैसे तो मुंतज़मीन ने इम्तिहान का वक्त शुरू होने से पहले दावा किया था कि जो पेपर लीक हुआ है वो जाली है, लेकिन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि जो पर्चा सामने आया वो 80% तक वही था जो पहले लीक हुआ हुआ था। डाउ यूनिवर्सिटी इस इल्ज़ाम को मुकम्मल मुस्तरद कर रही है। उधर बलूचिस्तान के इम्तिहानी मराकज़ से नकल करने की कोशिश करने वाले दर्जनों लोग पकड़े गए हैं। इनसे ब्लूटूथ डिवाइसेस, वो पहले हमने आपको बताया ना, सिस्टम कान में छुपाया होता है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये एक बड़ा नेटवर्क था जिसने पर्चा लीक भी किया और फिर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक के एक हॉस्टल से बैठ कर पर्चा हल करवाने की कोशिश भी की। और ये नेटवर्क तो पकड़ा गया, लेकिन खदशा मौजूद है कि नकल सर्टनली कहीं ना कहीं तो चली होगी। तो कुछ पकड़े गए, कुछ नहीं पकड़े गए होंगे बेसिकली। और साथ ही आपको ये भी बताएं। हाँ जी, बताएं कि TMDC के लिए लाजम है कि पूरे मामले की कुछ इन्वेस्टिगेशन हो जाए, कुछ इंक्वायरी हो जाए, पता लग जाए कि हमारे इंटरनली कौन लोग इन्वॉल्व हैं। देखिए, पर्चा जब लीक होता है ना, तो पर्चा कहीं ना कहीं तो था जहाँ से लीक हुआ, तो इट हैज टू बी समबडी फ्रॉम इनसाइड। ये डिसाइड कर ले कि ये MD कैट वाला निज़ाम हमने चलाना है, इसे अगर चलाना है तो कैसे बेहतर बना सकते हैं, पुराने सिस्टम पे जाना है, क्या करना है। सो हुकूमत भी वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कर ले। ये तो सारी जी जो खबरें फ्लोट हो रही थी हमने आपको बता दी, लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू टॉक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स, बिकॉज आपको पता है ना, हमें तो बिल्कुल ही ग्राउंड रियलिटी पे जाना होता है कि एक्चुअली क्या हुआ था। शवाला असलम इज जॉइनिंग अस फ्रॉम कराची, सलमान अशरफ फ्रॉम कोयटा। शवाला, सबसे पहले तो आपसे बात कर लेते हैं, ये पर्चे का लीक होना, लोगों की शिकायत कि गेट बंद हो गए, हमें जाने नहीं दिया, हमारी चीज़ें रख ली, मतलब ये ज़रा एक एक करके हमें बताएं कि हुआ क्या था।
जी धुमा, देखें कल गुज़िश्ता रोज़ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट 2024 का इनेकाद हुआ मुल्क भर की तरह कराची में भी, और PMDC की जानिब से कराची में तीसरी दफ़ा डाउ यूनिवर्सिटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और जिसके तहत कराची के 2 मुकामात पर NED यूनिवर्सिटी में और डाउ यूनिवर्सिटी ओजा कैंपस में ये जो टेस्ट थे वो कंडक्ट करवाए गए। कराची से 13,000 जो उम्मीदवार थे वो इस टेस्ट में अपेयर हुए, जिसमें से जो 6,000 उम्मीदवार थे वो NED यूनिवर्सिटी, जबकि तकरीबन 7,000 जो उम्मीदवार थे वो डाउ ओजा में उन्होंने टेस्ट दिया। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो बद इंतज़ामी हुई उसमें बहुत सारे पहलू आते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो डाउ यूनिवर्सिटी है उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ज़रिए उन्होंने ये बताया कि जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 7 बजे से लेकर 9 बजे के दौरान है, और इस दौरान जो उम्मीदवार हैं वो इसमें आ सकते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि NED यूनिवर्सिटी की जो पूरी एक रोड है, अगर आपको भी पता हो कि जो तरक्याती काम है वो वहाँ पर जारी है, वो जो पूरी रोड है वो बहुत नैरो हो चुकी है, उस पर बिल्कुल भी जो स्पेस है वो इतनी नहीं थी कि उस पर जो 6,000 उम्मीदवार थे वो इस तरीके से अपेयर होंगे, तो जाहिर है जो ट्रैफिक के इशूज़ है वो तो वहाँ पर मौजूद होंगे ही होंगे। तो लिहाजा जो स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पर लेट भी हुए, जो ट्रैफिक की रवानी थी वो मुतासिर हुई, जिसकी वजह से वो 5 मिनट जो लेट कुछ स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पहुँचे। इसके साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि डाउ यूनिवर्सिटी ओजा कैंपस जो है वहाँ पर पहले ही जो डाउ यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है उन्होंने कहा था कि कोई पार्किंग वहाँ पर नहीं होगी, लिहाजा वालिदैन ये करें कि अपने बच्चों को वहाँ ड्रॉप करके अपनी पार्किंग का इंतज़ाम कहीं आगे करें। तो वहाँ पर वो पार्किंग भी हुई, रोड्स पर जो लोग हैं उन्होंने अपनी गाड़ियाँ भी खड़ी की, जिसकी वजह से हमने देखा कि शुरू में ही जो ट्रैफिक की रवानी थी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। और जाहिर सी बात है कि जब एक रोड पर 7,000 या 6,000 उम्मीदवार इस तरीके से आएंगे टेस्ट देने के लिए, तो वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत जो ट्रैफिक इंतज़ामिया है वो भी ट्रैफिक की जो रवानी मुतासिर होगी। लेकिन इस सूरत में इंतज़ामिया का ये था कि जो वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार या फिर जो पुलिस एहलकार थे वो वहाँ पर मुतहरिक होते, लेकिन हमने देखा कि काफ़ी हद तक तो थे भी, लेकिन काफ़ी हद तक और अगर हम रियलिटी पर देखें तो इतना ज़्यादा वहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है उसको सही तरीके से बैलेंस नहीं किया जा रहा था। तो ये तो एक पहलू हो गया। अब अगर हम लीक पेपर के हवाले से भी बात करें तो ये खदशात हमने देखा है कि हमेशा माजी में भी रहे हैं कि जो पेपर लीक है वो होता है, और मुबैना तौर पर जो वायरल पेपर्स हैं वो सोशल मीडिया पर ज़रूर आते हैं। तो खैर उसमें कितनी सदाकत होती है ये तो पेपर होने के बाद ही पता चलता है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन है उन्होंने भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा खदशात जाहिर किए थे कि माजी की तरह इस दफ़ा भी ये सूरत हाल ना हो जाए, लिहाजा हुआ ये कि ट्रैफिक होती है भाई, बिल्कुल होती है, और नफरी भी होती है मौजूद, जो कि आपने कहा थी भी। अब उसके हद तक वो कंट्रोल कर पाए वो नहीं कर पाए वो एक अलग मामला है। सलमान अशरफ कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, ये कोयटा में तो कोई ब्लूटूथ गैंग जो है पकड़ा गया, कितने लोग थे, कितने बच्चे थे और कहां से इनको मदद मिल रही थी? जी, इस हवाले से जो MD कैट के ब्यूटम्स में पेपर हो रहे थे वहाँ पे इंतज़ामिया ने तकरीबन 50 तलबा व तालबात को पकड़ा जिनसे ब्लूटूथ डिवाइसेस मिली हैं, और ये ब्लूटूथ डिवाइसेस तकरीबन जिनकी मालियत उन्होंने बताई कि तकरीबन लाख से 1.5 लाख रुपए फ़ी ब्लूटूथ डिवाइस की कीमत थी, और 3 जो सहूलतकार हैं उन्हें भी इनके साथ गिरफ़्तार किया गया है। सहूलतकारों में एक शख्स इस्लामाबाद में बैठ के ये पेपर उनको हल करवा रहा था, और वो तमाम तर सूरत हाल को जब वहाँ पे मौजूद इंतज़ामिया उन्होंने रिडैक्ट किया तो उन्होंने इन सबको गिरफ़्तार किया। बाद रात गए तक इनके हवाले से कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सका, और तकरीबन जो तलबा व तालबात थे उन्हें ज़ाती मुचलकों पर थानों से रिलीज़ किया गया है। मतलब कि जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वो दोबारा पेश करने के मजाज होंगे जो अथॉरिटी मुचलकों पर उन्हें लेकर गई है। दूसरी जानिब जो 3 सहूलतकार थे उनके हवाले से जो SSP ऑपरेशंस कोयटा हैं मोहम्मद बलूच ने बताया कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और फर्दर जो कार्रवाई है वो रूटीन के मुताबिक जारी है। जबकि जो तलबा व तालबात जो नकल में मुलविस थे उनके हवाले से फर्दर कानूनी कार्रवाई के हवाले से अभी तक कोई भी लाएमल इख्तियार नहीं किया गया। बच्चे हिरासत में अब तक नहीं, तकरीबन तमाम बच्चों को रात गए उनके ज़ाती मचलके, मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स, कोई सरकारी मुलाजिम, कोई भी उनके लिए आया था तो उसके ज़ाती मचलके पर उनके हवाले कर दिए गए हैं कि अगर हुकूमत को या पुलिस को दोबारा फर्दर को कानूनी कार्रवाई करनी होगी तो वो शख्स इस चीज़ का मजाज होगा कि वो इन्हें दोबारा पुलिस के सामने पेश करे। पर अगर मगर तो नहीं होना चाहिए, और कानूनी कार्रवाई डेफिनेटली होनी चाहिए। अगर पूरा एक गैंग है जो करा रहा है ये सारी चीटिंग। अच्छा, ये भी बता दें क्योंकि हमें ये पता चल गया है, अब शवाला ने बताया है कि कोई 13,000 बच्चे जो थे वो थे ये टेस्ट दे रहे थे कराची में, तो कोयटा में क्या नंबर क्या होगा?
क्वेटा में जो थे 560 तलबा व तालबात थे जो इस MD गेट में जो है वो हिस्सा ले रहे थे, और एक ही सेंटर इसका ब्यूटन्स बनाया गया था जहां पर तमाम जो तलबा व तालबात थे वो इस में हिस्सा ले रहे थे, इस एंट्री टेस्ट में जहां पर ये वाक़या पेश आया। जी चलिए, ये तो इतना बड़ा नंबर ना हुआ, डेफिनेटली इनफैक्ट इससे तो ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंट ही हुई हूँ, और ये तो बड़ा कंट्रोलेबल भी है। थैंक यू सो मच सलमान और चवाला फॉर गिविंग अस एन अपडेट। मतलब बात तो सारी वहीं आ गई कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं और पहले कदम पे ही अगर चीटिंग कर रहे हैं तो आगे क्या फ्यूचर होगा। मतलब आप अपना भी सोचें कि कितना चीट करके कहाँ तक पहुँच जाएंगे। और ये वो वाली चीटिंग नहीं है कि बस वो पूछ पाछ लिया, ये प्रॉपर सीन है चीटिंग का। मतलब ब्लूटूथ डिवाइसेस चल रही हैं जिसमें कान में कहीं और बैठा हुआ पाकिस्तान में बंदा हॉस्टल में किताब खोल के, हमने इस पे सेगमेंट भी किया था पूरे, और ये डिवाइसेस महंगी होती हैं। हाँ, मतलब पूरे यू हैव टू पे एक्चुअली टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। 1.5 लाख रुपए में आप ये डिवाइस हासिल कर पाते हैं। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं अभी, वी ऑल नीड अ ब्रेक। अच्छा जी, अभी हम जरा जल्दी से बात करेंगे चैंपियंस कप की। अब्दुल्ला बस कर दें, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, चैंपियंस कप है। रोज मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। एक हफ्ता हो गया मैं बता रही हूँ। जबरदस्त मुकाबले जारी हैं और खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट फैंस को भी पता चल रहा है कि कौन से नए खिलाड़ी इंटरनेशनल स्क्वाड में आने के लिए रेडी स्टेडी हैं और कौन से सीनियर्स को अब साइड पे कर देने का टाइम आ गया है। ये बात आपको पता है ना, ये बड़ी मुश्किल हो जाती है किसी के लिए भी सुनना, तो जब आप खुद भी सीनियर हो। That's very true कि प्लीज इतनी जल्दी तो आउट ना करो। तो जी वही उम्मीद रखें कि ये तो पाकिस्तान क्रिकेट की मेजर सर्जरी का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आज होगा, और वो क्या होगा जी, स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप ये होने वाला है। और इसकी सूरत में इस कैंप में चेयरमैन मोहसिन नकवी तो होंगे ही, और सब कोचेस भी होंगे। और फिर क्या होगा उधर, ये ज़रा हमें बताएंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सोहेल इमरान। जी सोहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या सीन है भाई? ये स्ट्रेटेजिक नए नाम है, स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप, SCC। I must give it to them कि they come up with क्या कनेक्शंस बन रहे हैं इधर, क्या हो रहा है? सोहेल हमें समझाएं। स्ट्रेटजी बनेगी कनेक्शन। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। मुझे नाम तो बड़ा अच्छा महसूस होता है, कनेक्शन। तो कनेक्शन से जिस तरह आप इसको मायने अगर निकालें तो हर एक का एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना जो है वो इसका निकाला गया है। मतलब कि जी कनेक्शन कैंप होगा, और आज थिंक टैंक जो समझा जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो बैठेगा। लेकिन हम जब कनेक्शन का स्ट्रैटेजी हो रही है, बन रही है। हाँ, लेकिन अभी तो हम स्टार्ट ही हुए हैं ना सोहेल से बात करने। या तो हम आपसे पूछ लेते हैं क्या हो रहा है। हाँ। अब सोहेल है तो सोहेल से ही पूछेंगे ना जी। कैरी ऑन। बड़े नाम भी हैं दिलचस्प, इनको मधु किया गया जी। जी अब्दुल्ला, इसमें जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि 2015 में जब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का डिबैकल हुआ था, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में एक वर्ल्ड कप हुआ था, और उसके बाद उन्होंने एक अपना प्लान तरतीब दिया था कि हमने किस तरह वापस आना है। बड़ी बुरे तरीके से पहले ही राउंड से टीम बाहर हुई थी, बांग्लादेश से उसको शिकस्त हुई थी। बिल्कुल यही सिनारियो था जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेटिंग का चल रहा है T20 वर्ल्ड कप से लेके अब तक। तो वही पैटर्न के ऊपर पाकिस्तान टीम जो मैनेजमेंट है, जो मुतलका लोग हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और चेयरमैन मोहसिन नकवी, वो आज एक फैसला करेंगे हमने किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। मुझे तो ये थोड़ा सा, मैं भी इस चीज़ को कहूँगा कि क्या अभी तक हमें समझ नहीं है कि हमने किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, कि या शिकस्त इतनी बुरी होने के बाद हमें जाग आती है और फिर हम एक दफ़ा इजलास बुलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन शुक्र है कि आज एक इस हवाले से एक आखिरी जो है कनेक्शन कैंप हो रहा है, और उसके बाद आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या फैसला किया है। ये मत समझें कि आज के जो मीटिंग है, जो कनेक्शन कैंप है, इसमें फैसला हो जाएगा कि कौन कप्तान रहेगा, कौन कप्तान नहीं रहेगा। ये बिल्कुल इस एजेंडे का हिस्सा नहीं है। इसका बाद में फैसला होगा जब वक्त आएगा। अभी सिर्फ ये फैसला करना है कि जो गैप है पाकिस्तान क्रिकेट का इंटरनेशनली, और हमने उसको किस तरह फिल इन करना है, उसको किस तरह खत्म करना है, और किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, और कौन सा रोड मैप इख्तियार करना है। पहले भी आप एक दिन पहले भी बात हुई थी आपकी, जब मेंटोर्स की मुलाकात हुई थी। नहीं तो क्या स्ट्रैटेजी बन रही है? नहीं, और दूसरा मतलब ये है कि ये स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप बनाने की क्या जरूरत हमें समझ नहीं आई, क्योंकि देवर ऑलरेडी मीटिंग, मुलाकातें भी चल रही थी, गुफ्तगू तो चल ही रही है, आइडियाज तो फ्लोट हो ही रहे हैं, इंग्लैंड की सीरीज भी अब सर पे आ गई है। मतलब इसकी मुझे समझ नहीं आई कि इसकी जगह कैसे बनी स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप। हेल्प अस अंडरस्टैंड सोहेल भाई कि इसमें ये जो एक तो कौन कौन आएगा, ठीक है,
दूसरा ये सब मिल के बैठ के या कॉन्फ्रेंस की सूरत में बात करेंगे या अभी जो चैंपियंस कप चल रहा है उसकी रोशनी में बात करेंगे, होगा क्या? नहीं, ये सिर्फ चैंपियंस कप की कारकर्दगी को लेकर नहीं है, ओवरऑल मैं जिस तरह बता रहा था कि आपका, क्योंकि ये सिलसिला शुरू हुआ था T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई, पहले राउंड से बाहर हुई, चेयरमैन मोहसिन नकवी की साबिक क्रिकेटर्स के साथ। ओवरऑल में अब जरा नाम भी बता देना, एक बैठक हुई थी आपको पता है साबिक हमारे क्रिकेटर्स की, जिसमें सिकंदर भी गए थे और भी लोग थे, उसमें भी मशवरे लिए गए थे। इसमें कौन कौन आ रहा है दोबारा से मशवरों के लिए? नहीं, मशवरे नहीं होंगे, अब इन लोगों ने फैसला करना, जो पीछे होमवर्क कर चुके हैं, जो पीछे मीटिंग्स कर चुके हैं, आज उस पूरे के पूरे को रखा जाएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस वक्त क्रिकेट के साथ, जो मौजूदा क्रिकेट उसके साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान टीम के कोचेज हैं, गैरी कर्स्टन है, जेसन गिल्स्पी हैं, डेविड रीड हैं, अजहर महमूद हैं, और उसके साथ साथ जो आपके एलीट प्लेयर्स हैं नाउ, जिसमें दोनों फॉर्मेट के कप्तान हैं, शाहिन आफरीदी है, मोहम्मद रिजवान है, सलमान अली आगा हैं, फखर जमान है। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ओहदेदारान हैं, जो मुख्तलिफ शोबों के जो बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के लोग हैं, डोमेस्टिक के हैं, ये लोग आज जो इकट्ठा किया हुआ है पहले से लेके अब तक, उसको आज उन्होंने टेबल पे रखना है। टाइम कम है, लेकिन अल्लाह करे कि इसमें जो फैसले क्रिकेट के लिए अच्छे, और आज जो फैसला इसका निकलेगा कल हम उस पर बात करेंगे ना। लेट्स मेक इट इजियर, ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। अच्छा जी, कुछ चैंपियन से आपकी मुलाकात कराते हैं। शाहजेब रिंद पाकिस्तान के कामयाब तरीन मार्शल आर्टिस्ट में से एक माने जाते हैं, और इस स्टेटमेंट पर उन्होंने एक और स्टैंप लगा दी है, और हुआ ये है कि सिंगापुर में कराटे कॉम्बैट चैंपियनशिप जीत कर वो वापस लौटे हैं। शाहजेब मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के इस जॉनरा के आलमी चैंपियन बन गए हैं। तालियां। Awesome, very पाकिस्तान nice. की जानिब से पहली बार किसी फाइटर को यह एजाज़ मिला है, और इस साल बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है इनका। शाहजेब ने दुबई में भी आलमी मुकाबला जीता था, अमेरिका में भी हर इवेंट जीता, अमेरिका में एक्चुअली ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, वहाँ पे इनकी क्या सेटिंग है, क्या सिलसिला है, वो भी इनसे जानेंगे। और अब यूं जीत जाना इनकी रूटीन बन चुकी है। याद है सलमान खान थे वो दुबई वाले मुकाबले में, और इनको कह रहे थे कि भाई तुम ये जी, और हमारी बात भी हुई हर थी, दफा नॉकआउट कर देते हो 20 सेकंड में। सो कमाल माशाल्लाह ये है कि नाकाबिले शिकस्त चले आ रहे हैं। और शाहजेब हमारे साथ हैं, क्यों ना बाकी बातें हम शाहजेब से ही कर लें। शाहजेब, वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। हमें कोई शक नहीं है आपकी कैपेबिलिटीज़ पे, और आप जिस मैदान में उतरते हैं आप वो मैदान जो है ना वो मार लेते हैं, लूट लेते हैं, फतह कर लेते हैं। तो ये चैंपियनशिप बताएं, इसके क्या मायने हैं आपके लिए, कराटे कॉम्बैट चैंपियनशिप जो आप जीते हैं इस बार? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी हो रही है। ये जो चैंपियनशिप थी, ये जो है मैं अभी जीता हूँ, ये वर्ल्ड टाइटल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री हैज़ बीन मेड। मैं फर्स्ट पाकिस्तानी जो कि मार्शल आर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, और हमारी पूरी कौम के लिए बहुत ही बड़ी बात है। पाकिस्तान से आज से पहले कोई भी मतलब वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना, खासकर मार्शल आर्ट्स में, तो ये हमारे पूरी कौम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो है हमारी पूरी कौम के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और ये जो है मार्शल आर्ट्स कराटे कॉम्बैट, ये दुनिया का सबसे बड़ा लीग है, ये एक प्रोफेशनल लीग है जिसमें आपके बड़े बड़े फाइटर्स, वर्ल्ड चैंपियंस और दुनिया की जो टॉप लीग्स है उसमें जो खेलने वाले फाइटर्स हैं वो यहाँ आके कम्पीट करते हैं। क्या शाहजेब आप ये कहना सही होगा कि ये जो चैंपियनशिप थी ये आपकी जिंदगी की, और ऑब्वियसली अब आपका करियर काफी हो चुका है, तो उसकी सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे मुश्किल फाइट थी? जी बिल्कुल, सबसे मुश्किल फाइट भी थी और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइट भी था, क्योंकि ये जो है वर्ल्ड टाइटल के लिए फाइट था, और ये जो है फाइट आपको बहुत मुश्किल से मिलती है। इसके लिए आपको जो है अपना विनिंग स्ट्रीक जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप मेरा स्ट्रीक चेक करें तो मेरा 5-0 मेरा रिकॉर्ड था। 5 विन्स मैंने जीती थी और उसमें 4 बाय नॉकआउट्स मैंने फिनिश किए थे, और ये जो है मेरा विनिंग एक स्ट्रीक था जो मैं 2 साल से कंटिन्यू कर रहा था, तो उसके बिना मुझे ये टाइटल मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइटल मैंने विन की, और बहुत ही टफ फाइट थी, और अपोनेंट में भी मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट था। दिस इज अनबिलीवेबल शाहजेब, हम किस तरह आपको अल्फाज में बताएं कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू, दिस नेशन, दिस कंट्री इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू। आपकी बड़ी अहम डिग्नेटरी से पिछली दफ़ा मुलाकातें भी हुई थी, और आपने उस जर्नी को कंटिन्यू रखा। आप आराम से बैठ नहीं गए, आपने अपनी अगले दिन से लिटरली आप ट्रेनिंग पे वापस पहुंच गए।
आप ये बताइएगा, आप हमें पता है कि आप अमेरिका में भी ट्रेनिंग करते हैं और उससे पहले जाहिर है यहीं से टैलेंट स्पॉट किया, लोगों ने आपको वहाँ बुलाया, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी। कितना फ़र्क होता है यहाँ पे आप जितना ऐसा ट्रेनिंग करते रहे हैं और अब आप अमेरिका जैसे मुल्क में ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपने वर्ल्ड टाइटल जीत लिया, कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग की आपकी इस जीत में? जी बिल्कुल, अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की ट्रेनिंग नहीं लेते या इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स के कोचेज हैं उनके साथ आप ट्रेनिंग नहीं करते तो आप कभी भी ये ख्वाब नहीं देख सकते और ना कभी ये ख्वाब पूरा कर सकते हैं। वर्ल्ड चैंपियन बनना एक छोटी बात नहीं, एक मामूली बात नहीं, ये बहुत ही बड़ी बात है। इसमें लोग जो है बहुत अरसे से ट्रेनिंग करते हैं। जो बाकी फाइटर्स होते हैं, इंटरनेशनल जो फाइटर्स होते हैं, जो बाहर के फाइटर्स होते हैं, वो उन बच्चों को बचपन से उठा लेते हैं, चूज कर लेते हैं स्कूल के टाइम से और उनके ऊपर वो काम करते हैं साइकोलॉजिकली, मेंटली, सब कुछ उनके ऊपर पूरा एक रिसर्च होता है, पूरा मतलब 25 साल 30 साल उनके ऊपर काम होता है, फिर जाके वो वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल है। मैं बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक था और बलूचिस्तान पाकिस्तान से मैं निकला हूँ। आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कोई ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है, ना ट्रेनिंग के इक्विपमेंट्स है, ना हमारे पास साइंस है। अब जो है हमारा जो स्पोर्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा तरक्की कर चुका है। साइंस से ये जो है ट्रेनिंग करते हैं और साइंस के थ्रू ये जो है इनके वर्कआउट्स होते हैं और हर्ट जो फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो आपको फाइट में बहुत काम आती है, वो पूरा ये साइंस यूज करते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ यूएसए में, वन ऑफ द टॉप जिम्स इन द वर्ल्ड, गोल्ड शेड एकेडमी। वहाँ पे मैं 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ और ये फाइट के लिए मैंने स्पेशल 3 महीने लगातार ट्रेनिंग की थी अपने जेब से, अपने पॉकेट मनी से। और वन ऑफ द वर्ल्ड के जो टॉप कोचेज है उन सबको मैंने हायर किया था और उन सबको मैं जो है पे कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा मेहनत की थी मैंने और बहुत ज्यादा मुझे ये ड्रीम था कि I can do this. You can absolutely, and you have done it, and even whenever we speak to you, we have no doubt that you can do it. और फिर आप एक और माशाल्लाह एजाज़ लेके हमारे पास पहुंच जाते हैं। ये बताएं, हर बार हमारी आपसे बात भी हुई है, वी डू अंडरस्टैंड कि ये कॉम्बैट लीग्स होती हैं और इसमें भी बड़ी डाइवर्जन है, किसमें आप कैटेगरीज हैं, किसमें आप जाना चाहते हैं, थोड़ा सा वो हमें बैकग्राउंड ज़रा दे दें और आगे आप क्या करने लगे हैं इसमें। जी बिल्कुल, ये जो है प्रोफेशनल मार्शल आर्ट्स, ये जब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप जीतते हैं या आप ओलंपिक्स में मेडल लेते हैं, ओलंपिक्स में जब आप मेडल लेते हैं तब आपको जो है प्रोफेशनल जो प्रोमोटर्स होते हैं वो आपको अप्रोच करते हैं और वो आपको ऑफर करते हैं प्रोफेशनल फाइट्स की। जो ओलंपिक्स होती है या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती है वो सारे अमेचोर्स कहलाए जाते हैं, ये प्रोफेशनल होती है। इसमें जो है आप प्रोफेशनल आप फाइट करते हो, इसमें आपके प्रोमोटर्स होते हैं जो आपको प्रमोट करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आपकी फाइट्स रखवाते हैं। तो ये प्रोफेशनल बहुत ही सख्त स्पोर्ट्स है। इसमें मतलब सिर्फ ये जो है एक शो है, इसमें बहुत ही दुनिया की जो सबसे वन ऑफ द एलीट फाइटर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनका फोकस यही होता है। उनके पास 10 कोचेस होते हैं, वो सिर्फ एक चीज के लिए ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ही टफ है और इसमें आपने अपना रैंकिंग बनाना होता है। अब मैं जब फर्स्ट टाइम गया था, मुझे पाकिस्तान से कोई जानता नहीं था, कराटे कॉम्बैट में हर कोई मेरा मजाक उड़ा। अच्छा शाहज़ेब हमारे साथ we'll try to reconnect with him because this is very important जो बात और हम साथ-साथ ये वीडियोस चला रहे हैं ना, उसमें एक जब जी शाहज़ेब आप कह रहे थे कि जब आप पहली दफ़ा गए थे तो पाकिस्तान से आपको कोई जानता नहीं था, वहीं से कंटिन्यू करें, आवाज़ चली गई थी बीच में। जी बिल्कुल, जब फर्स्ट टाइम मैं पाकिस्तान से गया था वहाँ पे लोग जो है मुझे खास जो क्या कहते हैं उसको, एक होता है ना कि ये अच्छा फाइटर है, वो मुझे वो चीज़ नहीं ले रहे थे, वो मुझे बहुत ही हल्के में ले रहे थे और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान से कोई फाइटर नहीं तो ये फाइटर भी आम खास फाइटर ही होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गया, पूरा मैंने अपने ओपोनेंट को डोमिनेट किया। फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि यार पाकिस्तान आपने फिर टूर्नामेंट ही डोमिनेट कर दिया, फिर आप वर्ल्ड चैंपियन बन गए। अब जीत के बाद आप मुझे बताइए क्या तब्दीली आई है, मतलब आपसे वर्ल्ड प्रमोटर्स ने राब्ता किया है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और क्या खुल गई हैं, हाउ लुक्रेटिव इज दिस प्रोफेशन फाइनेंशियली एज वेल, आपको क्या अच्छी प्राइस मनी भी मिली है इसमें? क्योंकि ऑब्वियसली आप फिर अपनी मेहनत के लिए खुद ही अपने पैसे लगाते हैं। जी बिल्कुल, प्राइज मनी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही अच्छी मिली है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन असल में ये है जो मुझे मिलता है, आई एम स्पेंडिंग एवरीथिंग बैक बिकॉज आपको पता है अमेरिका में रहना और वहाँ पे फाइट करना, और मेरा एक ट्रेनिंग एक कोच जो होता है उसको मैं पर हावर उसको जो है मैं पाकिस्तानी 20,000 पे करता हूँ और मेरे पास 3 कोचेज हैं, न्यूट्रिशन कोच अलग है, ट्रेनिंग के कोचेज अलग है। तो ये मुझे मैं अपने ऊपर फख्र करता हूँ कि मुझे अल्लाह पाक ने, और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह
पाक ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूं, एज अ फर्स्ट पाकिस्तानी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूं और पूरी दुनिया को दिखा सकूं कि पाकिस्तान में भी एथलीट्स हैं और वर्ल्ड क्लास और आप ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बलूचिस्तान के लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए भी आप एक इंस्पिरेशन हैं कि आप भी तो बलूचिस्तान से निकल के दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा शाहजेब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, काफ़ी देर से अब हम आपकी वीडियो साथ साथ देख रहे हैं, एक बड़ा एटीट्यूड है और एक एग्रेसिव आपका स्टाइल भी है, क्योंकि जहाँ आपके अपने अपोनेंट से मुलाकात भी हो रही है तो आपने उसको धिक्का भी दिया है और एक कुछ वैसे नहीं है एटीट्यूड, यहाँ पे सिर्फ खेल के दौरान बिल्कुल मैदान की बात हो रही है। अभी तो ऑब्वियसली हमारी आपसे बातचीत होती भी रहती है, तो वो एटीट्यूड वो लाना होता है। इज इट अ पार्ट ऑफ द होल थिंग कि जहाँ अगला आपकी जरा दहशत में रहे, मतलब हाउ डज दैट वर्क? असल में ये जो है मेंटली एक वार होता है। फाइट से पहले आप मेंटली वार में होते हैं। फाइट वीक होता है, फाइट वीक में पूरा दिन आप अपने अपोनेंट्स को देख रहे होते हो, जिधर भी वो जा रहा होता है आप उसको देख रहे होते हो। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे भी आप अपने अपोनेंट को देख रहे होते हो और ये पूरा एक जो है माइंड का एक वार होता है पूरा वीक। उसमें आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, अपने अपोनेंट को दिखाना पड़ता है कि आई एम स्ट्रॉन्ग और वो जो है आपने दिखाना भी पड़ता है। और मैं जब मेरा जो एटीट्यूड है वो मुझे ये नहीं है कि मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं सब कुछ हूँ, लेकिन मैं जब ट्रेनिंग करता हूँ अपने ट्रेनिंग पे मुझे भरोसा है, मैंने हार्ड वर्क जो किया है उस पर मुझे भरोसा है और अपने ऊपर भरोसा है। तो अपने हार्ड वर्क पे मैं बिलीव करता हूँ कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दैट्स व्हाई वो जो है मेरा एक एटीट्यूड होता है सामने वाले जो अपोनेंट्स होते हैं, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो तो आपने करके दिखा ही दिया। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके और माशाल्लाह हमें लगता है और भी हाँ अभी बहुत इट्स अ लॉन्ग वे और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अभी आपने। शाहजेब ने जीत के बाद में अपनी एक तस्वीर भी अपलोड की जिसमें ये वो नहीं आजकल एक ट्रेंड चला हुआ जिसमें चैंपियन जो होता है अपना बेल्ट या अपनी ट्रॉफी जो है वो साथ रख के उसे सो रहे होते हैं। सो इट वाज वेरी नाइस एज वेल। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन शाहजेब रिंद, वर्ल्ड कराटे कॉम्बैट चैंपियन। देखिए कितना मेहनत लगती है और पीपल डू इट, मतलब वो उन दिन रात उन्होंने एक ही की होती है और क्या क्या चीज़ें अचीव करते हैं। इट्स क्वाइट अमेजिंग। ब्रेक के बाद मिलेंगे। ज़बरदस्त पैशन है वैसे। वेलकम बैक जी। और हम इससे पहले बात कर रहे थे ना कि पता नहीं एमडी कैट में जब पर्चा हो तो फिर इंटरनेट बंद कर दो, सालगिरह हो तो मतलब कुछ भी हो तो बस इंटरनेट बंद कर दो। जाने इस बार क्या वजह बनी, या कोई भूली बिसरी मछली फिर आके हमारी तारे काट गई। इंटरनेट दोबारा से पता नहीं कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा। डिजिटल पाकिस्तान के ख्वाब दिखाने वाले नोट कर लें जी, प्लीज़ नोट फरमाइए। आप लोग भी जो बैठे हुए हैं। अब व्हाट्सएप पर तस्वीर भेजना भी बड़ा मुश्किल हुआ है। कई माह से पाकिस्तान में इंटरनेट के हालात ख़राबी चल रहे हैं और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक ज़ेर समुंदर केबल्स कटने की वजह से मुसलसल मसाइल आ रहे हैं। दुनिया में और किस मुल्क की केबलें कटी हुई हैं? डिसाइड कर लें कि मसला क्या है, क्योंकि जब पहले दिन से मसले हो रहे थे ना तब केबल्स का कोई जिक्र नहीं था। ये केबल्स का जिक्र वो तब फायरवॉल थी, केबल्स का जिक्र के मच लेटर। तो प्लीज डिसाइड कर लें और फिर यू कैन ब्लेम अस फॉर नॉट बिलीविंग कि एक्चुअली हुआ क्या है। पहले दिन बताए ना कि मसला क्या है, तो हम भी जरा तहम्मुल से बैठ जाए कि हाँ भी केबल का मसला है, इट विल टेक टाइम। बट हर रोज तो आप अपना ये एक्सप्लेनेशन चेंज नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। इन एनी केस अब क्या है जी? अच्छा जी, हफ्ते की रोज ये हो रहा था कि डेटा जो है ना वो नहीं चल रहा था ऑन सैटरडे। Yes. And you know my wife was complaining and then my mother was complaining and I was like क्या मसला हुआ है? मेरा चल रहा था। But people in my household they were like complaining. कहीं चल रहा होता है कहीं नहीं चल रहा होता और फिर ये सिचुएशन थी लंबी चलती रही। सार्फिन को शिकायत ऑब्वियसली रही। देखिए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सर्विस बहुत ही लिमिटेड सी चल रही है। वॉइस नोट्स तक नहीं खुल रहे थे। हुकूमत ने हस्ब रिवायत इन शिकायत की ना तस्दीक की ना तरदीद की, कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी, निगहत दाद हमारे साथ हैं, राइट्स एक्सपर्ट हैं, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं और बहुत हम इनसे बात करते भी रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। निगहत, आई नो कि आपको भी बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है जब आप हमें भी समझा रही होती हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। अब हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान भर में लोगों को इंटरनेट और ख़ास तौर पर व्हाट्सएप से मुताल्लिका बड़े इश्यूज हुए। आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। व्हाट्सएप पर वॉइस नोट या तस्वीर जो वीडियोस होती हैं वो भेजना बिल्कुल ही नामुमकिन हो रहा था। इट वाज नॉट वर्किंग आउट एट ऑल। तो हुकाम की जानिब से इसकी कोई वजह ना बताया जाना, ये परेशानी की बात तो आपको लग रही होगी। कोई एक्सप्लेनेशन आपको मिली कि हो क्या रहा था?
बिल्कुल परेशानी की बात है और काफ़ी अरसे से परेशानी की बात है, क्योंकि ये व्हाट्सएप के हवाले से जो शिकायत हैं ये कोई नई नहीं है। पहले जो इंटरनेट शटडाउन्स के हवाले से मुख्तलिफ जो लोग हैं, यूज़र्स हैं या कंपनीज़ हैं, या जो लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल अपने मुआशी उसकी वजह से करते हैं, तो वो उनकी तरफ से ये शिकायत आई हैं और बहुत सी ऐप्स के हवाले से आई हैं। तो परेशानी की बात ये है कि जब आप कोई वजह भी नहीं बताते हैं, जब कंपनी ने खुद भी ये कहा है कि हमारी तरफ से कोई तकनीकी कोई खामी नहीं है और ये मुल्क की जानिब से हो रहा है, तो किसी ट्रांसपेरेंसी के बगैर आप अकाउंटेबिलिटी कर नहीं सकते। तो परेशानी ये है कि वजूहात नहीं पता, लेकिन मुसलसल ये टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं जो कि हमें मालूम नहीं है कि खुद कुछ किया जा रहा है या कोई सिस्टम ऐसा है जिसकी वजह से ये इस तरह की वजूहात सामने आती हैं व्हाट्सएप के हवाले से। लेकिन ये एक तशवीशनाक बात है क्योंकि ये मुसलसल होता जा रहा है और ये एक नॉर्मलाइज बात हो गई है। अच्छा, अब निगत साहब, वैसे तो हुकूमत और पीटीए मजमूई तौर पर यह एतराफ़ कर चुके हैं कि इंटरनेट इशू है और इसकी वजह शार्क मछली का केबल्स काट देना है। सो आपको लगता है कि मरकज़ी इशू यही है या कुछ और हो रहा है? मुझे लगता है कि शार्क मछलियां कि हमारी सारी केबल्स काटती हैं, मतलब और कोई उनको केबल्स नहीं नजर आती। तो ये मतलब कोई पाकिस्तानी केबल है जो शार्क मछली जो है वो उसकी दुश्मन है। देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, ये हम लोग बार बार ये बात करते हैं, कुछ तकनीकी खराबियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी हम बिल्कुल उसको उस बात को वो नज़रअंदाज कर दें, लेकिन मुसलसल होना और और जब होता है तो मुख्तलिफ किस्म के बयान आते हैं या बिल्कुल बयान नहीं आता, तो वो एक तशवीशनाक है। Can't believe that we are actually discussing ये शार्क मछली वाली कहानी। कौन सी जा रही है? मैं कहता हूँ कोई निशानी ना रखे हमारी, उसको निशानी लगती है, उसको लगता है क्या हमने कोई कलर लगाया होता है, अट्रैक्ट कर रही होती है अपनी तरफ वो शार्क को। क्या मैं ही हूँ, सारों को छोड़ दूँ, मुझे करो। मगर कोई नया सेटअप भी लग रहा हो सकता है, आपको बताए ना, या शार्क की कहानी हो सकता है ठीक हो। अब ज़मीनी हकीकत क्या है ये तो पता नहीं है हमें, ये हमें भी नहीं पता, ये असल में ट्रेजेडी है। अच्छा, ये बताएं निगत कि स्पीड और ये हुकूमती, ये हमारी स्पीड जो है बेसिकली इंटरनेट की, ये भी लगता है वैसी ही रहेगी और हुकूमती रवैये के साथ डिजिटल पाकिस्तान वाला जो ख्वाब है और ये टर्म जो है, जो कि आई एम सॉरी अब हंसी आती है इस टर्म पे, तो इसके पूरे होने के कितने चांसेस आपको लग रहे हैं? देखें, ये ख्वाब तो इसकी ताबीर के हवाले से तो मैंने बहुत दफ़ा हुमा और अब्दुल्ला आपसे ये बात की है कि डिजिटल पाकिस्तान का जो ख्वाब है वो कभी भी हम पूरा नहीं कर सकते जब तक हम प्रॉपर तरीके से इंक्लूसिव डिजिटल गवर्नेंस के जो कवायद ज़वाबित हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको ना अपनाएं। हम आइसोलेशन में पाकिस्तान के डिजिटल पाकिस्तान का जो ख्वाब है उसको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट की जो एक ऑर्गेनिक नेचर है वो आइसोलेशन है ही नहीं, वो बॉर्डर्स है ही नहीं, ये बॉर्डरलेस है और हम नहीं तरक्की कर सकते जब तक हम ये ना देखें कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स आप लोगों को क्या दे रहे हैं। आप इंटरनेट की स्पीड स्लो कर देंगे तो इससे क्या आप डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब पूरा कर लेंगे? आप क्या कंपनीज को अट्रैक्ट कर लेंगे? क्या आप ये इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्टिव मार्केट बना रहे हैं? हम अपना ग्लोबल इमेज कोई अच्छा पेश नहीं कर रहे हैं। ये बार बार हम लोग मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ये बताते रहे हैं और ये सिर्फ मुआशी नुकसान नहीं है, ये इमेज और रेपुटेशन का नुकसान। सही है जी, बहुत शुक्रिया निगत। अब तक तो मतलब हम ये बातें कर करके थक गए हैं समझ। जो वैसे जो इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी उन्हें भी इन बातों का इल्म है और समझ भी है। आई वंडर क्या मजबूरियाँ हैं। अभी आगे बढ़ेंगे और जल्दी से आपको बताएंगे अफगान शहरियों का जाली मेडिकल वीज़ों पर पाकिस्तान आकर दीगर ममालिक जाने का इंकशाफ हुआ है। मेडिकल वीज़े पर आ रहे 9 अफगान शहरी कराची से जापान और अमेरिका जाते हुए गिरफ्तार हुए हैं। एक और वाक़े में कराची एयरपोर्ट से जाली दस्तावेज़ात पर जर्मनी जाते हुए मज़ीद 3 अफगान ख़वातीन गिरफ्तार की गई हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सॉरी, अफजल नदीम डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ के तो मेडिकल वीज़ास थे, कुछ जाली वीज़े थे, मतलब ये जरा ये डिस्टिंक्शन बता दें, बैकग्राउंड क्या है, क्या हो रहा है? देखें, एक्चुअली ये कहानी सिर्फ कराची एयरपोर्ट की है, बाकी एयरपोर्ट से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही। ये क्लियर करना चाहता हूं कि इनके जो वीज़ाज थे वो तो रियल हैं। मतलब जर्मनी आज ख़वातीन जाते हुए जो 3 पकड़ी गई हैं, इनके तीनों के जर्मनी के वीज़े ठीक हैं और इसी तरह अमेरिका जाने वालों के अमेरिका के वीज़े भी अभी तक कोई ऐसी फेक चीज़ नहीं आई है। जापान के वीज़े की भी कोई फेक चीज़ नहीं आई है। एक्चुअल मसला ये है कि ये लोगों के पाकिस्तान के अफगानियों के लिए पाकिस्तान के विजिट वीज़े बंद
हैं, तो पाकिस्तान वो किसी भी तरह आना चाहते हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि हर तरह के हालात में आप जो भी बहाना बना लें, जो भी चीज मिल जाती है यहाँ, तो यहाँ के लोग हैं जो यहाँ के जाली डॉक्यूमेंटेशन उनको बना के देते हैं। एक समझने के लिए बता रहा हूँ कि इनका वीजा अगर जर्मनी का ठीक था, अफगान खातून है अजीजा मोहम्मदी जो आज पकड़ी गई, इन्होंने जो पेपर शो किए उसने बताया कि जी मैं मेडिकल वीजे पे आई हूँ, यहाँ इलाज कराने के लिए आई थी, मैंने यहाँ से वीजा हासिल किया है। अच्छा, तो इलाज कहाँ हो रहा है आपका? उन्होंने कहा था इससे पहले मेरा 27 अप्रैल से 20 मई तक इस्लामाबाद के अस्पताल में इलाज हो रहा था। जब उसका इन्होंने रिकॉर्ड चेक किया कराची एयरपोर्ट पे, तो उस पासपोर्ट पे वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आई थी, यानी उसका जो मेडिकल सर्टिफिकेट वो जाली निकला। इसी तरह एक महरिया रहमानी थी खातून कि बिजनेस वीजे पर आई थी। इनसे पूछा कि भाई आप के शौहर कहाँ हैं? उसने बोला मेरी तो शादी नहीं हुई। इनके पासपोर्ट अफगानी अफगानी पासपोर्ट पे पाकिस्तान आई थी। असल मुद्दा ये है कि पाकिस्तान में ये जाली दस्तावेजात पे आ रही हैं, उसके बाद आगे कहाँ जा रही हैं ये रोकना तो इनका काम है ना, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि भाई आपने ये सारी डॉक्यूमेंट कहाँ से। अब एक खातून की शादी नहीं हुई लेकिन वो अपने शौहर के साथ यहाँ पाकिस्तान में कारोबारी सफर पर थी और यहाँ से दूसरा वीजा लिया, और वो जब उससे पूछ-गुछ की तो पता चला कि वो कुंवारी निकली। एक तीसरी अफगानी खातून थी जहरा, इनसे पूछा कि भाई आप कैसे हैं? उसने बोला जी मैं एक फलां मरीजा थी, मरमन परवीन सुल्तानी मरीजा है, मैं उसकी अटेंडेंट बन के आई थी पाकिस्तान और यहाँ से मैंने वीजा हासिल किया। इन्होंने जब मरमन परवीन सुल्तानी का रिकॉर्ड चेक किया तो वो खातून आज तक पाकिस्तान आई ही नहीं। तो मतलब ये डोगर साहब ये समझ नहीं आई, तो इनको ये बाकी जो एम्बेसीज हैं इनको किस बिना पे वीजे कैसे दे रही थी जब खुद वो इलीगल थी इधर? नहीं इलीगल नहीं थी, वो तो ऐसा रिकॉर्ड चेक नहीं करते, वो तो अफगान पासपोर्ट रियल देखते हैं और उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। चूंकि अफगानिस्तान में कोई एम्बेसी नहीं, कोई सफारतखाना नहीं, कोई कॉन्सुलेट नहीं, लिहाजा वो पाकिस्तान से ही वीजे हासिल कर सकते हैं कानूनी तौर पे। इस वजह से वो उनका कोई मसला नहीं है कि आप कैसे आई, ये तो यहाँ के बॉर्डर सिक्योरिटी का मसला है, हमारे इस्लामाबाद का मसला है, लैंडिंग का मसला है। इस्लामाबाद में लैंड कर रहे हैं ये लोग, वहाँ इनको रोकना चाहिए कि आप किस वीजे पे और कैसे आए हो। ये डॉक्यूमेंट की छानबीन अगर इस्लामाबाद में हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये मसला पैदा ना हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। क्या क्या चीजें हो रही हैं भाई दुनिया में? हाँ, मतलब हमारे यहाँ ये भी लोग मुझे लगता है कि दे रियली वांट टू एस्केप। अरे एवरीबॉडी डज वैसे तो। अच्छा जी जल्दी से हैप्पी बर्थडे कह दें जी मोइन खान साहब को, क्योंकि आज उनकी साबिक कप्तान, विकेट कीपर, बैटर, आज उनकी जिस जमाने में ये बैटिंग करते थे उस जमाने में बैट्समैन होते थे। हाँ, बैटर नहीं होते थे, बैट्समैन होते थे। तो ये यादगार सेमीफाइनल के विजुअल्स। हाँ 92 का वर्ल्ड कप ऑब्वियसली आपको पता है ना, ये प्रिंट और ये यूनिफॉर्म, ये जो हमारी किट का कलर ये जब सामने आता है तो फिर सब पता चल ही जाता है। अच्छा जी, ओके जी, दैट इज इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी आर गोना सी यू टुमारो। बाय, हैव अ ग्रेट डे।